बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ बाइट साइंस अकेडमी में। और आपको पता है कि पेपर प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं। पार्ट बी इस लेक्चर का आज हम करेंगे। पार्ट ए में हमने 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया था और बाकी जो हमारे पास 8 पॉइंट्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और पार्ट ए देखिएगा, क्योंकि उसमें जो पहले 5 पॉइंट्स है उसी से हम मतलब ये है कि उसको बेस बना के हम ये बाकी 8 पॉइंट्स टोटल 13 पॉइंट्स हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद फिर पेपर प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। 6 पॉइंट्स हमने वहाँ पे पढ़े थे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द 6th पॉइंट, और ये है कि कीप एन आई ऑन यूर वॉच। मतलब ये है कि अपनी घड़ी पे नजर रखें, ना कि दूसरे की घड़ी पे नजर रखें। ठीक है, मतलब ये है कि घड़ी पे नजर रखने का मकसद यही है कि आपको प्रॉपरली जो एलोकेटेड टाइम है आपने पेपर के स्टार्ट में, मतलब ये है कि डिवाइड किया हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है, एमसीक्यूज का कितना टाइम है, सारे डिवीजन आप कर चुके हैं। ठीक है, तो उस पर आपने नजर रखनी है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कीप इन आई टू इंक्रीज योर अटेंशन, कीपिंग एन आई टू इंक्रीज योर टेंशन, ये बिल्कुल इसलिए नहीं है, बल्कि किस लिए है? जस्ट टू रिमाइंड एडहेयरिंग टू योर allocated time, allocated time, जो टाइम आपके पास एलोकेटेड है हर एक क्वेश्चन के लिए आपने स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, ये इसका मकसद है, क्योंकि इसमें अगर आप एलोकेटेड टाइम से मतलब थोड़ी सी भी वेरिएशन कर लेते हैं तो ये थोड़ी वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप 4 मिनट्स की बजाय 5 मिनट्स लेते हैं और कॉन्स्टेंटली हर एक क्वेश्चन पे लेते हैं, देन यू आर गोइंग टूवर्ड्स द रॉन्ग वे। और अगर आप माइनर वेरिएशन 5-10 सेकंड किसी एक क्वेश्चन पे, तो स्टिल इट्स फाइन विद योर पेपर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि माइनर वेरिएशन is not a reason to worry, is not a reason to worry। इस पे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। Now what will be the point number 7? 7 नंबर पॉइंट में हम कहते हैं कि avoid thinking too much about question, avoid thinking too much about क्वेश्चन। मतलब यह है कि जो क्वेश्चन आपके पास आए हैं उसके मुतालिक आप ज्यादा ना सोचिएगा, उसके मुतालिक आप ज्यादा ना सोचिएगा जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको बहुत सारे कंफ्यूजन में मुब्तला करती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि डोंट थिंक टू मच, डोंट थिंक टू मच। मतलब ये है कि आप अगर एक क्वेश्चन को टाइम देते भी है तो उसके हिसाब से टाइम दे दें, ना कि आप उसको उसके एलोकेटेड से टाइम से ज्यादा दे दें। क्यों? अगर आप इस तरह करेंगे तो बिकॉज थिंकिंग टू मच इज जस्ट वेस्टिंग टाइम, इज जस्ट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि इससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। और जिस टाइम में आपने पेपर को सॉल्व करने हैं तो उसमें आप फिर मसले लेके आते हो। वो इसलिए कि लेट सपोज आपने स्पेसिफाई किया है एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट्स, एक से ज्यादा मिनट तो आप उसके मुतालिक सोच रहे हो। तो अगर आप इतना ज्यादा सोचोगे तो ऑब्वियसली फिर आप वो आंसर उसी ड्यूरेशन में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी मेंशन करेंगे कि डू नॉट राइट too much
लेंथी आंसर। अब ये लिखते आप इजी क्वेश्चन। अब अगर कोई क्वेश्चन इजी है और आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर लिख रहे हो, तो अगर आप 4 मिनट्स में 10 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं और आप 5 मिनट्स में 15 पॉइंट्स मेंशन करते हो, तो ये 5 पॉइंट्स के वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। लेकिन 4 मिनट्स के बजाय आपने 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया, तो इस 1 मिनट के आपका नुकसान आगे जो बाकी आपने क्वेश्चंस के लिए टाइम एलोकेट किया था उसमें आपका ये मसला क्रिएट करेगा। लिहाजा जितना आपसे मांगा गया है उतना ही आप, मतलब ये है कि क्या करना है आपने, आपने बिल्कुल उतने ही टाइम में उस चीज को मैक्सिमम जो है ना वो एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एनी ओवर अटेम्प्ट विल बी मेयर ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। 8 नंबर पॉइंट, रिवाइज ऑल योर क्वेश्चन आंसर। मतलब यह है कि बालों का क्वेश्चन पेपर इस तरह से बना होता है कि आप पूरा पेपर या हर एक पेपर इस तरह का होता है कि आप समझते हो कि आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। लेकिन फिर भी जब आप 5 to 10 मिनट्स के रिवीजन करते हो, जब आप 5 to 10 मिनट्स के रिवीजन कर लेते हो, तो आपको यू विल सी सम अटेम्प्टेड पार्ट्स। तो आपको नजर आ जाएंगे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया, या कुछ जगहों पे ऐसे वर्ड्स होंगे कि वो आपने क्या किया है, अपने वो गलत लिखे हैं। आप समझेंगे कि वहां पे मुझे और ज्यादा मतलब कुछ करने की जरूरत है। और ये भी आप कर सकते हो कि जो आपके की पॉइंट्स है किसी भी आंसर में, तो आप उस आंसर को जब रिवाइज करते हो तो उसको क्विकली अंडरलाइन भी कर सकते हो, ताकि जो भी चेकर होता है तो उसको जो जिस वर्ड्स के लिए वो मतलब वो आंसर ढूंढ रहा है, वो देख रहा है, तो आप उसको वो वर्ड हाईलाइट कर लो कि ये वर्ड है, ये कीवर्ड है। तो अगर कीवर्ड उसको नजर आ जाता है तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो टिक मार्क कर लेगा, ठीक है। और ये भी जरूरी है कि डू नॉट रिवाइज ऑल योर आंसर, डू नॉट रिवाइज ऑल योर आंसर, क्योंकि फिर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर जाओगे। 9, सेलेक्ट योर ऑप्शन केयरफुली। ये बेसिकली एमसीक्यूज के लिए होता है। किस चीज के लिए? एमसीक्यूज के लिए होता है, क्योंकि एमसीक्यूज के केस में आपने मतलब यह है कि पूरे का पूरा जो आप जब सेंटेंस को रीड आउट करते हो, जब स्टेटमेंट आप पढ़ लेते हो, उसके बाद आप ऑप्शन की तरफ जाओ। और वो भी अगर आपको मतलब यह है कि दिया गया है कि आपने उसके ऑप्शन को करेक्ट करना है, मतलब ये है कि ये एक ऑप्शन है और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, लेट्स सपोज वर्ब लिखा हुआ है। अब मुझे कहा गया नोट में कि आप ऑप्शन को इंसर्कल करें तो मैं इसको करूंगा। अगर मुझे कहते हैं कि आप वर्ड को इंसर्कल करें तो फिर मैं इसको इंसर्कल करूंगा, और वो भी जब मैं प्रॉपर्ली इसको रीड आउट करूंगा, क्योंकि सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन क्वेश्चन। आप उसको देखें कि जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक फिर आप अपने करेक्ट ऑप्शन को, तो अगर टिक मार्क करते हैं तो आप टिक मार्क करें, इन सर्कल करें, बॉक्स में फिल करें, ठीक है, या शेडिंग कर लें, जो भी वो आपसे डिमांड करते हैं नोट में, तो उसी के मुताबिक आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा guys, now we are moving towards the point number 10, that is use easy language। use easy language क्या मतलब है? देखिए, बाज़ औक़ात हम एक सिंपल चीज को इतने मुश्किल वर्ड्स में लिख देते हैं कि जो देखने वाला है उसको समझ नहीं आती, उसको फिर डिक्शनरी पे जाना पड़ता है, गूगल सर्च करना पड़ता है, इंसाइक्लोपीडिया पे जाना पड़ता है। पेपर में आपने इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है कि जो पुअर भी ना हो और पूरी डिक्शनरी भी ना हो। आपने इंटरमीडिएट मतलब जानना होता है। आप बेहतरीन कंसेप्ट को इजी अल्फाज में बयान करें। तो ठीक है कि व्हाइल राइटिंग आंसर मेक श्योर इजी हैंड राइटिंग।
while writing answer, make sure easy handwriting, make sure easy handwriting। ये आपने इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। क्यों? ये इसलिए कि जो भी आपका एग्जामिनर होगा, इन एग्जामिनर में इम्प्रेस्ड, आप उसको इम्प्रेस करते हो किस चीज से? गुड कंसेप्ट एंड इजी लैंग्वेज, गुड कंसेप्ट एंड इजी लैंग्वेज, इससे आप उसको मुतासिर कर सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है। और ये भी जरूरी है कि अगर आप मतलब इस तरह नहीं करते हो और आप कहते हो कि नॉट गुड कंसेप्ट, नॉट गुड कंसेप्ट बट वेरी लैंग्वेज, अगर आप मतलब ये कि इस पे जाते हो तो ये क्या है? ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जहां पे उसको कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा तो वहां पे वो कभी भी क्या करेगा? यस, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 11। तो 11 में हमारे पास जो लिटरेचर के पेपर होते हैं कि फॉलो वर्ड काउंट, फॉलो वर्ड काउंट, ये मैं ब्रैकेट में लिटरेचर एंड प्लस लैंग्वेज, इसको मैं देखता हूं लिटरेचर प्लस लैंग्वेज, क्योंकि लिटरेचर और लैंग्वेज के पेपर में क्या होता है, जहां पे हमारे पास जो एसेज होते हैं प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें वर्ड्स का कहा जाता है। ये मैं लिटरेचर और लैंग्वेज की बात कर रहा हूं कि उसमें आपको कहा जाता है कि लेट्स सपोज आप एक ऐसे लिखें कि जो आपके पास ऑलमोस्ट 500 वर्ड्स का हो, तो आपने क्या करना है? आपने अपने वर्ड्स को काउंट करना है कि आप 500 लिख के 490 लिख के 495 लिख के 480 लिख के ना नीचे आए ना आप 200 पे रह जाए, कि मतलब है कि आपने 200 लिख दी और फिर आपने चीजें छोड़ दी। ठीक है। तो इस तरह आपने मतलब यह है कि इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। ठीक है। और आप अपने जो आपकी लिमिट है उसको आप एक्सीड भी ना करें, कि डोंट एक्सीड द लिमिट आर शॉर्ट आंसर, दोनों आप ना करें, ना ज्यादा शॉर्ट करें ना अपने लिमिट को एक्सीड करें। आप देखिए कंप्यूटर में भी आपका वो लिखा होता है कि आप मतलब इतने वर्ड्स में, एसएमएस में भी आपको नजर आ रहा है कि इतने वर्ड्स में इसको आप कंप्लीट करें, और ना डोंट रैप अप इन लेस वर्ड्स, लेस वर्ड में भी इसको रैपिंग ना करें, मतलब आप प्रॉपरली अपने वर्ड्स को काउंट करते हुए जाएं और जितने रिक्वायर्ड है तो 5-10 उससे नीचे में काम चल जाएगा। What will be the 12th one? तो 12th one में हमारे पास है कि be neat and clean, be neat and clean, be neat and clean का ये जो आपका आंसर बुक है उसकी बात हो रही है, आंसर बुक की बात हो रही है कि ये आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी राइटिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जो बेहतरीन राइटिंग हो, कि राइट आंसर इन एलिजिबल in clean handwriting, right answer in eligible and clean handwriting। इस पे मैं आपको चलता हूँ कि मेरे दोस्त और हम मतलब ये कि जब फाइनल ईयर के पेपर हो रहे थे तो प्रोफेसर के पीछे हम लगे कि सर ये वो कह रहे थे कि मेरे नंबर कम आए, और सर ने हमें पेपर दिखाया, और आपको पता है कि जब वो पेपर हमने देखे तो सर ने कहा कि चलो ये मेरे सामने रीड आउट कर दो। इवन वो दोस्त खुद भी रीड आउट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी राइटिंग इतनी पैथेटिक थी। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी राइटिंग को मतलब रीड आउट नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं कैसे इसको पढ़ूंगा। तो राइटिंग आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि जो रीडेबल हो, जो आपके मतलब ये है कि राइटिंग से आपकी पर्सनैलिटी का भी पता चल जाता है। तो बहुत सारी चीजें ये आपके लिए जरूरी है।
तो अब हर एक बंदे की हैंडराइटिंग खूबसूरत नहीं होती। यहां पे मैं ये लिखूंगा कि एवरीवन डज नॉट हैव ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। ठीक है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग बट शुड बी रीडेबल, बट शुड बी रीडेबल। मतलब ये है कि ठीक है ब्यूटीफुल नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन रीडेबल तो है ना। अब ये जो स्पेलिंग लिखी है तो इसकी तो समझ आपको आ रही है ना, तो ये ज्यादा जरूरी है कि आउटस्टैंडिंग नहीं है लेकिन दैट मस्ट बी रीडेबल, क्योंकि जो इसको चेक करेगा तो उसको इसकी समझ आ जाए। नाउ 13 एंड द फाइनल वन, दैट इज अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स। अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए कि ये जो SMS वगैरह हम लिखते हैं ये तबाही करती है कि रिमेंबर दैट रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश इज डिफरेंट। रिमेंबर दैट रिटन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम स्पोकन। क्योंकि स्पोकन में हम कुछ भी मतलब वर्ड्स आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन रिटन में आपने एक प्रॉपर प्रोफेशनल ऑफिशियल राइटिंग मतलब वो करने, आप बुक्स को देखें पूरे पूरे सेंटेंसेस, बेहतरीन वर्ड्स उसका आपने इस्तेमाल करना है। स्पोकन में आप वर्ड्स आधे मतलब ये कि प्रोनाउंस करके काम चल जाता है, आपका मैसेज कन्वे हो जाता है, लेकिन रिटन में फिर इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं होते। एंड द मोर इंपॉर्टेंट के डू नॉट यूज SMS, ये जो हम मोबाइल फोन पे या व्हाट्सएप, लैंग्वेज इन पेपर। इसके मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि बिकॉज, बिटवीन, और हम कहते हैं कि फ्रेंड्स, ठीक है, बिकॉज हम इस तरह भी लिख लेते हैं। इस तरह के हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ये वाले वर्ड्स आपके पेपर में नहीं चलेंगे। ये SMS शॉर्टकट से, और शॉर्टकट्स आपके पेपर में नहीं चलते, ठीक है, क्योंकि इसको फिर क्या किया जाएगा कि it will be consider spelling mistakes। क्या spelling mistakes। और इसका भी मैं आपको बताऊं कि हमारे फाइनल ईयर के पेपर्स में जब इंग्लिश का पेपर हो रहा था तो वहां पे ये मसला एक ये है कि मतलब इंग्लिश का बहुत बेहतरीन पेपर था, लेकिन जो मिड टर्म था उसके पेपर में उतने मार्क्स नहीं है। तो जब वो पेपर मुझे मिला और मैं फिर मैडम के पास ले गया और मैंने उससे चेक करवाया तो वो पूरा पेपर रेड उन्होंने किया हुआ था। तो मैंने कहा मैडम ये तो कहते ये आपने पूरे वो SMS वाली लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल की है, तो इसलिए वो स्पेलिंग मिस्टेक्स और उस पर बहुत ज़्यादा नंबर काटे। फिर जब मैं उसके बाद मैंने SMS वगैरह जो भी किया तो वो मैं प्रॉपर लैंग्वेज में लिखता था और प्रॉपर वर्ड्स लिखता था, प्रॉपर सेंटेंस लिखता था पूरे, तो उससे मतलब ये कि थोड़ी सी वो बेहतरी हुई, क्योंकि वो प्रैक्टिस मतलब साथ में होती गई और फिर टर्मिनल में एज सच मेरी गलतियाँ नहीं आई। तो ये आपके लिए भी, आप भी कोशिश करें कि ये मिस्टेक्स आप वहाँ पे रिपीट ना करें, ठीक है। ये अनइंटेंशनल होते हैं लेकिन आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। गाइस पार्ट बी कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद फिर प्रेजेंटेशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।